हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, कल 30 अक्टूबर 2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम का पहला चरण संपन्न हुआ, जो कि 2 शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के 30 प्रश्नों के एक सर्वशुद्ध हल के रूप में मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो आइए हम लोग क्रम से इन 3 प्रश्नों का एक सर्वशुद्ध हल के रूप में उसके बैकग्राउंड में कुछ बातें जोड़ते हुए हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। आइए मित्रों, पहला प्रश्न है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, जो भी ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन बी इसमें सही है, 1024 किलोबाइट। इसका क्रम आप लोगों को पता है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो इस क्रम में 1024 के क्रम में ये बढ़ता जाता है। तो 1 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण तो इन तीनों से होता है, तो आप लोगों का ऑप्शन डी सभी सही है। अगला है, जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? तो जैव विविधता के लिए 22 मई अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1993 में यूएनओ के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया, फॉर द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचर। इसकी जैव विविधता की जागरूकता और उसके प्रति एक समझ विकसित करने के लिए 1993 से 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए उपयुक्त की गई है? तो यह मित्रों न्यूनतम विकसित देशों के लिए प्रयुक्त की गई है। इसे हम लोग इंग्लिश में लो डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, या लेबल्ड इट इज़ लेबल्ड बाय यूएन फॉर लो ह्यूमन एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स। यह निम्न मानव विकास और निम्न सामाजिक आर्थिक विकास के देशों को इसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो रोन घाटी, जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, तो वहाँ की बहने वाली हवा को हम लोग, इसमें सही उत्तर होगा मिस्ट्रल। अक्सर कन्फ्यूज़न में लोग बोरा भी लगा देते हैं, क्योंकि बोरा भी इसके उत्तरवर्ती तट की तरफ, उत्तरवर्ती ढाल की तरफ बहती है, और मिस्ट्रल वह दक्षिणवर्ती ढाल की तरफ बढ़ती है। तो इसमें रोन घाटी में मिस्ट्रल सही होगा, इसका शुद्ध उत्तर मिस्ट्रल है मित्रों। अगला है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आप लोग जानते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यह पश्चिमी घाट इसमें शुद्ध है मित्रों। अगला है 7th क्वेश्चन, जो कि एक बहुत सूक्ष्म अंतर के द्वारा अक्सर गलत करते हैं लोग। तो 7th क्वेश्चन है, विटिकल्चर, वेजिकल्चर, पिसिकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो इसमें मित्रों आप लोग मिलाइएगा, इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहाँ ये कुछ लोग कर दिए हैं कि ओलेरिकल्चर को लोग दूसरे में मान लिए हैं, बट यहाँ ओलेरिकल्चर वेजिटेबल के लिए शुद्ध रूप में है, जबकि वेजिकल्चर में वेजिटेबल की खेती तो होती है, बट उसके साथ प्लांट की भी खेती शामिल होती है। तो यहाँ शुद्ध इसका बी है मित्रों। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है मित्रों। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 8 राज्यों को से होकर कर्क रेखा भारतीय 8 राज्यों से निकलती है। इसमें से ये बाकी तीनों के ऑप्शन है, वो तीनों कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य हैं, जैसे झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। बट मणिपुर जो है वह सीधे
कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जैसा कि आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा मित्रों, मणिपुर। अगला है, निम्न में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे कम है? तो हम लोग जानते हैं कि लिंगानुपात में सबसे कम हरियाणा है, और वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण उसके इकोनॉमिक कंडीशन, ह्यूमन डेवलपमेंट कंडीशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए वह सोशियो इकोनॉमिक में आगे है। तो इसलिए ऑप्शन डी है मित्रों। अगला है, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत को क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं, इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में की तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई है? तो ये मित्रों 24.4 के % के करीब है, बट इसका सुधरा हुआ आंकड़ा इस प्रश्न में पूछा गया है, तो हम लोग इसमें ऑप्शन डी मान के चलते हैं कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित हैं? तो हम लोग जानते हैं कि विभेदित बैंक का एक कॉलम है मित्रों। उस कॉलम के तहत पूरे बैंक दो तरह के बैंक होते हैं, एक यूनिवर्सल बैंक और दूसरा डिफरेंशिएट बैंक या विभेदित बैंक। ये डिफरेंशिएट या विभेदित बैंक दो बैंकों के क्रमशः आधार लेके चलते हैं। इसमें स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक्स, तो स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक ये दोनों इसमें सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन सी इसमें सही है मित्रों। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर डी है मित्रों, अभी कभी भी हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं आया है। अगला प्रश्न है, भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है? तो यह देहरादून में अवस्थित है, ऑप्शन सी सही है। वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया है? तो इसमें आदर्श राज्य असम को घोषित किया गया है मित्रों। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? तो इसमें ऑप्शन बी सुषमा स्वराज सही है मित्रों, क्योंकि सुषमा स्वराज का निधन हुआ अभी पिछले साल, और उनके सम्मान में, क्योंकि वो ज़्यादातर हमारे देश की विदेश मंत्री रही थी और बहुत ही योग्य और प्रभावी विदेश मंत्रालय कार्य को उन्होंने ढंग से नियोजित और आगे बढ़ाया था, उनके सम्मान में इस मंत्रालय का नाम सुषमा स्वराज मंत्रालय के रूप में, इस संस्थान का नाम सुषमा स्वराज संस्थान के नाम पे रखा गया। अगला मित्रों, दीपोत्सव 2019, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को पता होगा कि अयोध्या में राम के वापस अयोध्या आने के क्रम में जब दीपावली का त्यौहार मनाया ही जाता है, तो दीपोत्सव का त्यौहार अयोध्या में ही मनाया गया था। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला निदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला तो किस देश की हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो इसमें कर्नाटक सही है मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड के सदस्यों के क्रम में इसमें साउथ कोरिया क्वाड देश के अंतर्गत नहीं आता मित्रों। अगला है, टीचर्स परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड ऑब्जेक्टिवली बाय, शिक्षण के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कैसे होता है? तो शिक्षण के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, इसमें ऑप्शन ए सही है मित्रों, इसको फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम कहा जाता है। इसे फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है कक्षा में, उसके आधार पर हम टीचर्स के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का काम करते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 23वां क्वेश्चन, संकेतों के मदद से आंकड़ों के चित्र में प्रस्तुतिकरण को कहते हैं? यहाँ सीधा सा उत्तर है चित्रालेख, इसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा पर विशेष सम्मेलन 1990 निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो ये स्थान है मित्रों थाईलैंड में हुआ था। ये थाईलैंड के जोमटिन शहर में हुआ था। टू यूनिवर्सलाइज्ड एडिक्वेट बेसिक एजुकेशन इसका थीम था। अगला है, भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने
के लिए यूजीसी ने पूरे हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलुरु के 6 केंद्र कब खोले थे? तो यह सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1994-95 के सत्र में। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नांकित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता? तो इसमें स्वोद्देश्य न्यायादर्श में अर्थात परपज्यू सैंपलिंग में हम रैंडमाइजेशन का कोई काम नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट सबसे छोटी इकाई होती है। व्यवहार में बाइट को हम देखते हैं, लेकिन एक बाइट में 8 बिट होते हैं मित्रों, तो बिट सबसे छोटी इकाई डिजिटल सिस्टम की मानी जाती है। अगला है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम लोग आईपी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? तो यह आंतरिक भंडारण डिस्क है मित्रों, क्योंकि यह इंटरनल स्टोरेज के रूप में 25 गीगाबाइट स्टोरेज को कवर कर पाता है, जबकि हम अगर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में डीवीडी को देखें तो डीवीडी मात्र 4.7 गीगाबाइट को स्टोरेज कवर करता है। अगला है और अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस? तो इसमें स्कैनर इज नॉट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि स्कैनर किसी चीज़ को स्कैन करता है। तो हम लोग इस क्रम में इन 30 प्रश्नों का एक सरसुद्ध हल देने का प्रयास हमने किया है मित्रों। बाकी इसके असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकंड शिफ्ट में हुए जीएस के प्रश्नों का हम अगले वीडियो में इसको सर्वशुद्ध हल देने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों के उत्तरों को जानिए, उनके बेसिक बातों को भी समझिए तथा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब भी करिए।